एशिया से जापान, यूरोप से फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके, नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा। कुल 7 देश की बात कर रहे हैं हम। कुल आबादी इसकी दुनिया का 10% है। कुल जीडीपी दुनिया का 40%। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं 3, अमेरिका, फ्रांस और यूके। अगर इन आंकड़ों और फैक्ट्स को एक सूत्र में पिरोया जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम निकलता है G7। आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस साल जापान के हिरोशिमा में G7 का सम्मेलन हो रहा है जो 21 मई तक चलेगा। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले G7 की बैठक में 3 बार शामिल हो चुके हैं। ये चौथा साल होगा जब वो इसमें शामिल होंगे। ऐसे में आज के ज्ञान ध्यान में G7 संगठन के स्ट्रक्चर, एजेंडा, काम करने का तरीका और भारत को इससे होने वाले फायदे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप सुनना शुरू कर चुके हैं ज्ञान ध्यान। 1973 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अरब देशों से लड़ने के लिए इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद देते हैं। इससे नाराज ओपेक देश सऊदी अरब के राजा फैसल के लीडरशिप में तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर देते हैं। ऑयल प्रोडक्शन कम करने का मकसद फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को सबक सिखाना होता है। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो जाती है। इसकी वजह से तेल की कीमतें 300% तक बढ़ जाती हैं और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ता है। वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। अगले साल 1975 में तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आते हैं। ये अपने हितों को साधने के लिए एक संगठन बना लेते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 6 कहा जाता है। इनमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये G7 हो गया। तो कैसे इतने सालों में G7 में बदलाव हुए हैं अब तक? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार शैलेंद्र देवलंकर से सुनिए। नहीं, देखिए G7 जो गुट है वो प्राइमरीली जो वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशंस हैं जिनका जीडीपी ग्रोथ रेट काफी बड़ा है और वर्ल्ड जीडीपी में जिनका कंट्रीब्यूशन भी काफी बड़ा है, वो ये उनके संगठन के सारे सदस्य देश हैं। और पहले ये G8 के नाम से भी मशहूर था, उसमें रशिया का पार्टिसिपेशन था। लेकिन जब 2014 में जो क्रामिया का इशू आया, उसके बाद में रशिया को इसमें से निष्कासित कर दिया गया। अब ये G7 बना हुआ है। प्राइमरीली ये जो गुट है ये निकला है जब एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ था यूरोप में और 1990s में, और उसके बाद में जो रिसेशन था यूरोप में, इकोनॉमिक रिसेशन था 2007 का, तो उस पर किस तरह से ये जो श्रीमंत देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस है, वो एक आकर उस पर किस तरह से कोई वे आउट निकाल सकते हैं, उस लिहाज से इसका संगठन किया गया था। प्राइमरीली ये अमेरिका का यूएस के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूट हुआ ग्रुप है और ये प्राइमरीली जो ग्लोबल चैलेंजेस है और वो ग्लोबल चैलेंजेस को वो टैकल करता है, जिसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस प्राइम है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, टेररिज्म है, और उसमें बाद में भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी उसमें आ गए हैं। जैसे इस बार रशिया और यूक्रेन का जो वॉर 1 साल से चल रहा है, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। G7 ने अतीत में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, HIV, एड्स और मलेरिया के लिए फंड जुटाने, क्लाइमेट चेंज से निपटने और लैंगिक समानता हासिल करने में मदद की पहल की है। तो ये तो हुआ G7 का इतिहास। अब इसकी अहमियत समझते हैं। तो G7 एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। इसमें शामिल 7 देश मिलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था की नजर से दुनिया के 9 सबसे बड़े देशों में से 7 G7 में हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के 15 टॉप के देशों में से 7 G7 के सदस्य हैं। G7 देश दुनिया के 10 सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है। इसके अलावा G7 के सदस्य देश यूनाइटेड नेशंस को डोनेशन देने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में भी हैं। G7 की अध्यक्षता हर साल रोटेट होती रहती है। जिस देश के पास अध्यक्ष की कुर्सी होती है उसके पास एजेंडा तय करने का अधिकार होता है। सदस्य देश अंत में बैठ के पूरा सार पेश करते हैं। इसे लिखने की जिम्मेदारी भी मेजबान देश के पास होती है। तो कैसे ओवरऑल G7 काम करता है, शैलेंद्र देवलंकर बताते हैं। ये इनफॉर्मल ग्रुप है। ये इसका कोई फॉर्मल ऐसा कोई ऑफिस या उसका हेडक्वार्टर नहीं है, और इसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। और जिस देश में ये G7 का समिट होता है
वहां पर जो G7 के हेड ऑफ द नेशंस होते हैं वो वहां विजिट करते हैं और उसका एक एजेंडा डिसाइड पहले किया जाता है। जो एजेंडा में उस साल के जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं वो प्राइमरीली हाईलाइट किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्राइम कंसर्न जो दिखाई देता है वो जो ग्लोबल इश्यूज में प्राइमरीली इकोनॉमिक इश्यूज है। और जैसे अभी इस बार पोस्ट पैंडेमिक में जिस तरह का रिसेशन आज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में है, यूएस में है, इन्फ्लेशन का बड़ा इशू है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो डाउन हुआ है उसका इम्पोर्टेंट इशू है, और डेट क्राइसिस का भी बहुत बड़ा इशू है। इसमें से कई जो देश है वो डेट डिफॉल्टर, जैसे खुद अमेरिका डेट डिफॉल्टर बनने जा रहा है। तो इस तरह के इश्यूज है। तो ये उसके जब इसका कनक्लेव होता है, मीटिंग होता है, उसके बाद में इसका एक मेमोरेंडा या उसका जो डिक्लेरेशन है वो किया जाता है, लेकिन उसके लिए कंसेंसस होना बड़ा जरूरी होता है। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि G7 के जो डिसीजंस होते हैं वो किसी राष्ट्र पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। ये गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उनके जो सारे सदस्य देश हैं वो उनके जो जो डिसीजंस है उसको फॉलो करते हैं। ये प्रैक्टिस है। G7 से दुनिया के बाकी देशों की नाराजगी की कुछ वजह भी हैं, जैसे G7 अमीर देशों के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, बाकी दूसरे देशों का फेवर नहीं करता। ये संगठन गरीब देशों को कभी कभार मदद ज़रूर देते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों जैसे टेक्नोलॉजी शेयर करने के मामले में दूसरे देशों का साथ नहीं देते। इन देशों ने महामारी के दौरान भी कोविड वैक्सीन की टेक्नोलॉजी गरीब देशों को देने से मना कर दिया था। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब भी रिफॉर्म की बात होती है तो इन 7 देशों की लॉबी मजबूत हो जाती है। अब आपको ये बताते हैं कि मेंबर नहीं होने के बावजूद G7 की बैठक में शामिल होने से भारत को क्या फायदा है, देवलंकर बताते हैं। देखिएगा, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आया हुआ है, जिस रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि 2023-24 में भारत जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में ब्राइट स्पॉट करके भारत का उल्लेख किया गया है, और इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.7 बताया गया है। जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कई सारे इस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं, हाल ही में आए हुए, जहां पर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट 3 या 4% बताया गया है। यूएस का 3% है, यूरोपियन नेशंस का भी 3 से 4% है। ये इसी बात को हाईलाइट करता है कि अभी आने वाले दिनों में इंडिया की तरफ एक इमर्जिंग नेशन करके देखा जा रहा है। इंडिया का सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, तो इंडिया की बड़ी ह्यूज मार्केट है, और अभी पोस्ट कोरोना सेशन में रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात हो रही है। जो ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना पर थी वो डिपेंडेंसी को कम करके भारत को एक पर्याय के रूप में देखा जा रहा है। तो ये हमारा आज का ज्ञान ध्यान था G7 के ऊपर। बाकी आपसे अगले हफ्ते किसी और ज्ञान ध्यान के एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।